और जिस दौरान मैं मेंस की तैयारी कर रहा था उस दौरान मेरा CHSL 2019 का भी पेपर था। CHSL में मैं प्री में ही 12 नंबर से फेल हो गया था। उसके बाद सर एक IB का एग्ज़ाम होता है ACIO का, उसमें भी मैं प्री में ही फेल हो गया था। एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का पेपर होता है, उसमें मैं फेल हो गया। तो मेरे को ये लगा था कि SSC CGL शायद मेरे लिए है ही नहीं, और वो अलग टाइप के बच्चे होंगे जो CGL से इंस्पेक्टर बन जाते हैं या फिर गेजेटेड पोस्ट। तो मैं एक बार हताशा में पवन सर के पास आया था मदर्स में ही। तो पवन सर से मैंने बोला कि सर आप तो बस इतना बताओ कि मेरा CGL हो पाएगा या नहीं। हेलो, आज हमारे साथ हैं अपने स्टूडेंट मयंक मिश्रा, जिनका सिलेक्शन हो चुका है एसएससी के लिए, रेलवे के लिए और सीडीएस के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर इनमें से किसी भी पोस्ट के बारे में आप लोग सोचते हैं, इनका जो सिलेक्शन हुआ है वो हुआ है एसएससी की। अगर बात करें तो CHSL और CGL दोनों पोस्ट निकाल चुके हैं। साथ ही रेलवे की अगर बात करें तो अपने पास असिस्टेंट लोको पायलट और स्टेशन मास्टर दोनों पोस्ट निकाल चुके हैं। और CDS में भी फाइनल सिलेक्शन थोड़ा सा नहीं हो पाया था, लेकिन काफ़ी आगे तक ये पहुंच चुके हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इस वीडियो में हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं मयंक के बारे में। काफ़ी सारी चीज़ें आपको मयंक बताएंगे कि इन्होंने कैसे कैसे तैयारी की। उन सभी से पहले मैं चाहूँगा कि मयंक आप अपने स्टूडेंट्स को खुद बताएं कि आपका सबसे पहले कौन कौन सी पोस्ट पर सिलेक्शन हो चुका है, और फिर धीरे धीरे हम लोग वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कौन कौन सी पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हुआ, आप बताइए अपने स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले तो मैं पवन सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपने सफ़र के बारे में आप सभी से चर्चा कर सकूँ। सिलेक्शन के बारे में बात करें तो सबसे पहले मेरा RRB अजमेर से असिस्टेंट लोको पायलट के पद पे चयन हुआ था। उसके बाद राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जूनियर असिस्टेंट के पद पे चयन हुआ था। फिर SSC CGL 2020 से AAO, CGL 2021 से ED में सिलेक्शन हुआ है। CHSL 2020 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 50 थी, लेकिन मैंने DV नहीं करवाया था, लेकिन मेरा स्कोर 256 नंबर था। और उसके अलावा स्टेशन मास्टर के पद पे भी RRB अजमेर से मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो इन 6 पोस्टों के अलावा FCAT और CDS भी मैंने क्लियर किया हुआ है। तो सबसे पहले मयंक, आपको बहुत बहुत बधाई। 6 पोस्ट आपने निकाली हैं। मैं आप लोगों को भी बता देता हूं, अगर एक बार आपका सिलेक्शन होना शुरू हो गया तो हर पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन होगा। अब हम लोग मयंक से जानने की कोशिश करेंगे कि वो गवर्नमेंट जॉब में आने से पहले उनकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, क्या उनका स्कोर रहा 10th में, 12th में क्या रहा, ग्रेजुएशन उनकी कहाँ से हुई, क्या स्ट्रीम थी, उसके बारे में अपने स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बताइए आप। सर मैं राजस्थान के अलवर ज़िले की राजगढ़ तहसील में एक छोटा सा गांव है गढ़ी सवाई राम, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। वहीं से मेरी स्कूलिंग हुई है। मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूँ। 10th क्लास में मेरी परसेंटेज 83 थी और 12th क्लास में 68% थी। उसके बाद मैंने JEE मेंस के लिए प्रिपेयर किया और मेरा एडमिशन बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हुआ। वहाँ से मैंने इलेक्ट्रिकल में BTech किया, जहाँ पे मेरे 62% आए थे ग्रेजुएशन में। मेरे मम्मी पापा दोनों टीचर हैं और उन्होंने हालांकि पढ़ाई का माहौल रखा था घर में, लेकिन मेरा जो ग्राफ था वो जिगजैग रहा था कि किसी साल मेरा स्कोर अच्छा है और किसी साल मेरा स्कोर बहुत ख़राब आता था। इसका मतलब मुझे लगता है कि आपका स्कोर अगर जिगजैग रहा है तो ऐसा है कि आपके साथ अगर पढ़ लिए तो मार्क्स आ गए और नहीं पढ़े तो मार्क्स नहीं आए। मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा मयंक ने आपको बताया कि वो हिंदी मीडियम से ही हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि सर हम हिंदी मीडियम से हैं, यहाँ से हैं, वहाँ से हैं, हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, डरते रहते हैं। आपके सामने मयंक खुद एक आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल हैं, जिनका टोटल 6 पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। आप लोग देख लीजिए। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर हमारे 10th में जो मार्क्स हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मयंक के जो 10th में 83 मार्क्स थे वो बहुत कम थे, बहुत ज़्यादा थे। एक अच्छा स्कोर था। 12th में 68% थे, जो एक नॉर्मल स्कोर और बहुत सारे बच्चों का होता है। मैं आपको बता दूं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में आए हैं तो डिपेंड करेगा आपकी अब क्या मेहनत आप कर रहे हो। आपका 50% है, आपका 48% है, आपका 68% है, आपका 98% है। ऐसी कोई भी गारंटी नहीं है कि आपके 10 और 12th में अगर 98% है तो 100% सिलेक्शन होगा। ये बात ध्यान रखना, आपको मेहनत अब करनी पड़ेगी। तो मयंक के साथ हम लोग बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और साथ ही मैं मयंक से ये पूछूंगा कि आप गवर्नमेंट जॉब में कैसे आए, कैसे पता लगा कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही करना है और मुझे इसी लाइन पर जाना है।
सर गवर्नमेंट जॉब की शुरुआत मेरे इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर से हुई थी। जब मेरे सभी जो कॉलेज के दोस्त थे वो आगे करियर का प्लान कर रहे थे। कुछ लोग कॉलेज से प्लेसमेंट का सोच रहे थे, कुछ लोग गेट का सोच रहे थे, कुछ लोग एसएससी का भी सोच रहे थे। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझको एफकेट के एग्ज़ाम के बारे में बताया था कि जिसको फाइनल ईयर के साथ दे सकते हैं, और हम दोनों उसको ऐसे ही मस्ती में दे आए थे और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। फिर मैंने सर सारे जो एग्ज़ाम्स हैं जो मेरे लिस्ट में थे उनके प्रीवियस ईयर के पेपर मंगवाए, एसएससी, बैंक, गेट। उनमें मैं एसएससी में मुझको लगा कि मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि कुछ सिलेबस मेरा पढ़ा हुआ था और कुछ में अगर मैं मेहनत करूँगा मेरे को सही गाइडेंस मिल जाएगी तो मेरा सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया यूट्यूब पे, तो मुझे पता चला कि एसएससी सीजीएल से काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट पे सिलेक्शन होता है, जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, एग्जामिनर हो गया। उसके बाद सर इंजीनियरिंग ख़त्म करके मैं जयपुर आया। फिर मैंने सभी लोगों से जो गवर्नमेंट जॉब के फील्ड में लोग थे उनसे पूछा कि यार कहाँ पे कोचिंग करना ठीक रहेगा। तो मुझे सर 10 में से 9 लोगों ने मदर्स एजुकेशन हब का सजेशन दिया था। तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे मदर्स एजुकेशन हब में आया, और जो मुझे बताया कि भाई इस तरीके से इनका सिलेबस प्लान होता है, इतने टाइम में सिलेबस हो जाता है, टेस्ट सीरीज वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह मिलता है, तो मुझे सर मैंने मदर्स ज्वाइन कर लिया था उस टाइम पर। फिर उसके बाद सर मदर्स में पढ़ते रहे थे, और जो सबसे पहली भर्ती निकली थी वो लोको पायलट की निकली थी। तो उसका सर मैंने एग्ज़ाम दिया और मैं सफल रहा। तो मैंक ने सबसे पहले तैयारी करने के बारे में सोची और एक इंस्टीट्यूट मदर्स एजुकेशन हब में आ गए थे। उसके बाद अब हम लोग आगे, इनका जो ग्रेजुएशन हुआ है वो इंजीनियरिंग किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे इस स्ट्रीम का भी, मैं आपको फिर बता देता हूँ, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने बीएससी किया है, आपने बीए किया है, आपने कोई भी स्ट्रीम से बीकॉम किया है, कुछ भी आपने किया है, मेन जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि आपने अब कितनी मेहनत की है। साथ साथ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा रहता है कि हम लोग सब्जेक्ट पर कैसे काम करें सर, बाकी हम आ चुके हैं, पढ़ना शुरू कर दिया है और इसके बाद हम लोग गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोच भी चुके हैं। अब अपने पास यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, और आजकल तो साथ साथ टाइपिंग भी होनी शुरू हो गई है। तो मैं बच्चों को एक बार थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि मैथ्स को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, रीजनिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इंग्लिश को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, जीके को कैसे इंप्रूव करना है, और इनमें कौन सी गलती एक स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए, इंप्रूव कैसे करें, साथ ही कौन कौन सी गलतियां थोड़ी सी कम करें आप। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताइए स्टूडेंट्स के लिए। सर अगर मैं सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले तो मैंने मेरी कोचिंग अच्छे से कंप्लीट की थी, एक भी क्लास मिस नहीं की थी। आपने सर हमको मैथ पढ़ाया था। आप लोग भी जहाँ से कोचिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, सबसे पहले अपने नोट्स प्रॉपर बनाइए, पूरी कोचिंग अच्छे से कंप्लीट कीजिए। मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो सर मैथ्स में जैसे कि हमारा पहला टॉपिक टाइम एंड वर्क था। फिर सर ने हमको कुछ बताया था कि आपके जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा पिछले टॉपिक बच्चा भूलता जाता है। तो टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो गया, उसके बाद लेटेस्ट से टॉपिक आया प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस तो आप सॉल्व कर ही रहे हो, साथ ही साथ 10-15 क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क के भी सॉल्व कीजिए। फिर जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता जाए उस टॉपिक के साथ साथ पिछला जो आपका कंप्लीट हो चुका है उसके भी आप क्वेश्चन साथ के साथ करते रहिए। फिर टीसीएस जिस टाइप के आजकल क्वेश्चंस दे रहा है, आपको कैलकुलेशन पे कमांड बनानी है कि, क्योंकि एक पॉइंट के बाद सर ने हमको सिखाया था क्लास में कि एक पॉइंट के बाद आपको मैथ्स में करनी कैलकुलेशन है। जैसे आपने फॉर्मूला लगा दिया पाई आर स्क्वायर, लेकिन फॉर्मूला लगाने के बाद आंसर तक पहुंचने के लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो वो किया, कैलकुलेशन पे वर्क किया। उसके बाद जो हमको मदर्स की शीटें मिली थी, टॉपिक वाइज शीट, वो शीट मैंने कम से कम 8-10 बार सॉल्व कर दी थी, क्योंकि 1-2 बार में आप चीज़ें समझ तो जाते हैं लेकिन कमांड नहीं बन पाती और फ्लो नहीं बन पाता। तो फ्लो बनाने के लिए जैसे कोर्स कंप्लीट हो गया तो सारी सीटों के 10-10 क्वेश्चंस में सॉल्व करने लग गया था। एक मदर्स में बुक चलती थी टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की, तो सेट वाइज क्वेश्चन पेपर है, 125 क्वेश्चन पेपर की वो है बुक है। तो मैं उसको टाइमर लगा के सॉल्व करता था। जैसे 25 मिनट का टाइमर लगा के मैंने एक पेपर सॉल्व किया टेस्ट की तरह। फिर 25 मिनट, कुछ पेपर में आधा घंटा भी लगता था, तो फिर उसको टाइम को कम कैसे कर सकते हैं, इसमें एक एक क्वेश्चन के ऊपर वर्क किया। फिर उसके बाद टाइम को कम करता गया, ऐसे 20 मिनट, 18 मिनट, 17 मिनट, तो उससे प्रैक्टिस की। फिर उसके बाद एक बार सिलेबस पूरा होने के बाद सर मेनली टेस्ट पे ध्यान दिया, शीट और टेस्ट। फिर अगर बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश जैसे कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश इंप्रूव करने का सबसे अच्छा साधन है न्यूज़पेपर। तो मदर्स में हमको डेली न्यूज़पेपर मिलता था, उसमें जो भी सेगमेंट आपको पसंद है, जैसे मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद था तो स्पोर्ट्स से मैंने स्टार्ट किया। फिर मेरा जब फ्लो बना तो मैंने एडिटोरियल्स पढ़ना स्टार्ट किया था। उसके अलावा इंग्लिश की जो प्रिपरेशन है उसकी प्री की और मेंस में
काफ़ी डिफरेंस है। जैसे कि हम बेसिकली देखें, मेंस में कंप्रीहेंशन का पोर्शन ज़्यादा होता है, प्री में वोकैब का ज़्यादा होता है। प्री में वोकैब के 25 में से 10 क्वेश्चंस वोकैब के आते हैं, 2 क्वेश्चंस एंटोनिम्स के, 2 सिनोनिम्स के, 2 वन वर्ड्स, 2 इडियम्स एंड फ्रेजेस और 2 स्पेलिंग टेस्ट। तो 50 में से 20 नंबर की आपकी वोकैब आ रही है, मतलब 40% हो गया। और मेंस में कम क्वेश्चंस आते हैं वोकैब के। तो कोशिश ये करें कि इंग्लिश की जो वोकैब है वो आप प्री के पेपर से ही पहले कंप्लीट कर लें। ऐसा नहीं कि एक बार प्री का पेपर हो जाए फिर मेंस के लिए वोकैब पढ़ेंगे, तो वोकैब पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें प्री में। बाकी न्यूज़पेपर साथ के साथ पढ़ते रहे, और जो जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं नोट्स प्रॉपर बनाएं, नोट्स का रिवाइज करते रहें। फिर अगर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग मेनली कुछ टॉपिक्स में मुझे दिक्कत थी जो मैंने सर से पढ़े थे, और मेनली रीजनिंग आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी कर सकते हो। और अगर आपके जो टॉपिक वीक है, जैसे मुझे काउंटिंग ऑफ फिगर में दिक्कत आती थी, सिटिंग अरेंजमेंट में दिक्कत आती थी, तो इनकी मैंने क्लास बहुत अच्छे से ली, शीट वीट में क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर बात करें जीके की, जीके में मैंने 3-4 चीज़ें पढ़ी। जिस तरीके से टीसीएस आजकल पेपर दे रहा है उसमें करंट अफेयर का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा है, तो करंट अफेयर कम से कम लास्ट के 6 महीने के आप साथ के साथ पढ़ते रहेंगे तो वो पाइल अप नहीं होगा। करंट अफेयर की जो मंथली मैगजीन्स आती है वो पढ़िए, जैसे हमको मदर्स से मिलती थी, मैं वो पढ़ता था, आप कहीं और से भी लेके पढ़ सकते हैं, फिर मदर्स के स्टूडेंट है तो मिलती है। मंथली करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा जो टॉपिक वाइज है, जैसे कि जीके में कुछ टॉपिक्स किसी के वीक होते हैं बहुत ज़्यादा और कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो आप कोशिश ये कीजिए कि जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है वो आप बहुत अच्छे से उसकी थ्योरी वगैरह और प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। और जो टॉपिक बहुत ज़्यादा पढ़ने पे भी समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि मेरे सर ज्योग्राफी समझ में नहीं आती थी, तो मैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ करके चला गया था। लेकिन ये एक आध टॉपिक में चल सकती है चीज़ें, जैसे कि जो भी आपका बहुत ही ज़्यादा वीक है। बाकी आर्ट एंड कल्चर है, वो आप यूट्यूब पे कुछ वीडियो देख के नोट्स बना सकते हैं। वीडियो की आदत ना डालें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, कि एक बार वीडियो देखा और नोट्स बना लिए, फिर नोट्स से ही रिवीजन ज़्यादा ठीक रहता है। तो ये मेरे चारों सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी थी। उसके बाद टाइपिंग के लिए ये है कि डेली 15-20 मिनट का एक सेट, अगर बहुत कम स्पीड है तो 2 सेट, या फिर मतलब एग्जाम में जब टाइम है, जब तैयारी शुरू करें तब से ही सारी चीज़ों की तैयारी स्टार्ट हो जानी चाहिए। टाइपिंग भी आप 15 मिनट डेली टाइपिंग के लिए भी निकालिए। तो ये सर मेरा टाइपिंग तक का रहा था। तो जैसा आपने सुना, मैंक ने भी आप लोगों को बताया है, अगर हम लोग मैथ्स की बात करें तो आप लोग डेली अगर अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो 5 या 10 क्वेश्चन आपको पिछले चैप्टर के जरूर लगाने हैं। साथ ही आपको कम से कम 7 से 8 बार उनको करना पड़ेगा। अगर उस 1 आवर में पेपर के अंदर आपको पेपर अगर उन क्वेश्चंस को करना है तो आपको कमांड बनानी पड़ेगी। साथ ही कैलकुलेशन पर भी आप लोगों को कमांड बनानी पड़ेगी। 3 चीज़ें हमें बताई। इंग्लिश अगर आप इम्प्रूव कर रहे हो तो साथ साथ इनको ईडियम्स फ्रेज वगैरह रटने के साथ साथ आपको न्यूज़पेपर जो है साथ डेली पढ़ना चाहिए। साथ ही जीके के बारे में जैसे बात की कि एक आधा जो टॉपिक है करंट पर तो ध्यान देना ही देना है, 1 या 2 जो टॉपिक है उनमें आप प्रीवियस ईयर्स पढ़ के भी जा सकते हो, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इको है। इसमें से 1 या 2 में आप प्रीवियस ईयर्स भी पढ़कर जा सकते हो, लेकिन साथ साथ अब आपको कमांड बनानी पड़ेगी। मेन अगर मैं बात करूं तो मैं आपको अभी बता दूं कि जैसे अगर इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखें तो आपको हर चीज़ की शुरुआत से ही करनी है। ऐसे नहीं एक ही टॉपिक के लगे हुए हो, अकेले मैथ्स के लिए लगे हुए हो, अकेले रीजनिंग के लिए लगे हुए हो, या टाइपिंग पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। 5 जो चीज़ें हैं उन सभी पर आपको साथ साथ ही शुरुआत से ही याद रखना, बराबर आपको टाइमिंग देना पड़ेगा। किसी एक सब्जेक्ट को थोड़ा कम दे सकते हो, जैसे रीजनिंग वगैरह को थोड़ा सा कम दे सकते हो, क्योंकि वो इम्प्रूव हो जाता है। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि टेस्ट सीरीज के बारे में, कि बच्चा वीकली कितने टेस्ट दे, शुरुआत अगर वो कर रहा है तो वीकली कितने टेस्ट दे, और साथ साथ उसको कैसे कर सकता है, उसका एनालिसिस कैसे करे, कैसे उसमें मार्क्स बढ़ाए थोड़ा सा, और इन्होंने खुद ने कैसे मार्क्स बढ़ाए थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ की बात करूँ तो मैंने 2 फेज़ में टेस्ट दिए थे। एक तो कोचिंग के साथ जब मेरे टॉपिक मुझको नहीं आते थे, और एक कोचिंग के बाद। कोचिंग के साथ साथ एक तो आपको घबराना नहीं है, आप जिस दिन से तैयारी स्टार्ट कर रहे हो आपके वीक में कम से कम आपको 2 टेस्ट तो देने ही हैं। चाहे आपको सिलेबस में कुछ भी नहीं आता, स्कोर धीरे 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 ही इंप्रूव होता है, ओवरनाइट में कुछ नहीं होता है। तो मदर्स में हमारे वीक में 2 टेस्ट होते थे, एक संडे को ऑफलाइन टेस्ट और एक ऑनलाइन टेस्ट होता था। तो मैं कोचिंग के साथ साथ मैं सिर्फ वही 2 ही टेस्ट दिया करता था। तो स्टार्टिंग में नंबर कम आते थे, ऑफकोर्स सबके ही नंबर कम आते हैं, लेकिन जैसे जैसे जो टॉपिक कंप्लीट होता गया तो फिर उसके मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं ये मैं लुकआउट करता था, कि जो टॉपिक मैंने कोचिंग में पढ़ लिया है उसके क्वेश्चंस मेरे गलत नहीं होने चाहिए। फिर धीरे 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 जैसे जैसे सिलेबस हमारा आगे बढ़ता गया, मेरे टेस्ट में स्कोर भी बढ़ता गया। फिर उसके बाद जब एक बार कोचिंग कंप्लीट हो गई, फिर मैंने टेस्ट की जो वीक में जहाँ पे मैं 2 टेस्ट दे रहा था, तो वीक में मैंने 3 या कभी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो एक टेस्ट दे लिया, ऐसे वीक में 3 या 4 टेस्ट में दिया करता था।
टेस्ट में एक तो कोशिश ये करें कि स्कोर के ऊपर ध्यान ना दें कि रैंक के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि टेस्ट कितना भी कठिन बनाया जा सकता है और उसका एनालिसिस टेस्ट देने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपने एक दिन टेस्ट दिया, जितना टाइम टेस्ट पे दिया, आप 2-3 घंटे उस पेपर को दो, उससे निकालो कि यार कहाँ पे क्या गलत हो रहा है, किस क्वेश्चन में मैंने सिली मिस्टेक की है। मैं सर लिखता था स्टार्टिंग में कॉपी में कि यार इस टॉपिक में मेरी लगातार सिली मिस्टेक हो रही है। ये पता तभी चलेगा जब आप पुराने टेस्ट का रिकॉर्ड रखोगे, टेस्ट स्किप नहीं करना है, टेस्ट देते जाना है। एक कॉपी बनाई थी मैंने टेस्ट की कि इस टॉपिक के क्वेश्चंस मेरे लगातार रॉन्ग हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, तो उसको मैंने सही किया कि यार इसके गलत हो रहे हैं, इस टॉपिक इस फॉर्मूले को मैं बार बार भूल रहा हूँ, तो उसको मैंने अलग से नोट किया था। ऐसे एक एक क्वेश्चन को पर्सनली टाइम दिया कि इंग्लिश में मेरा एक्टिव पैसिव में मैंने हैज़ की जगह हैड लगा दिया था, तो वो मिस्टेक वापस से रिपीट नहीं करनी है। मिस्टेक्स तो होंगी, लेकिन धीरे धीरे टेस्ट का मतलब ये होता है ज़्यादा से कम मिस्टेक्स जितनी आपकी हो सके। फिर टेस्ट से एक फ़ायदा ये मिलता है कि आपको कौन सा पहले अटैम्प्ट करना है, कौन सा जो पोर्शन है वो पहले अटैम्प्ट करना है। मैं स्टार्टिंग में रीजनिंग पहले अटैम्प्ट किया करता था, तो मेरा पेपर रह जाया करता था। फिर मैंने जीके से स्टार्ट किया, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। आपको कंफर्ट का पता तभी चलेगा जब आप जितने ज़्यादा टेस्ट दे लोगे। एक टेस्ट में ये मिस्टेक करी, अच्छा ठीक है, अगले टेस्ट में ये चेंज करके स्कोर देखते हैं, अगर इंप्रूव हुआ तो चलो ठीक है इसके साथ कंटिन्यू करते हैं, और वो चीज़ वर्क नहीं करी तो तीसरे टेस्ट में आप फिर उसको बदल सकते हैं। तो टेस्ट और उसका एनालिसिस टेस्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको आपकी जो प्रोग्रेस है उसको ट्रैक कर सकते हैं आप टेस्ट के थ्रू। बिल्कुल मयंक, ये तो मैं भी क्लासेज में बच्चों को बताता हूँ कि टेस्ट आपका मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। और टेस्ट की शुरुआत उसी दिन से आपको करनी है जिस दिन आप लोग तैयारी शुरुआत करते हो। कभी नहीं सोचना कि मेरा पहले सिलेबस कंप्लीट होगा फिर मैं टेस्ट दूंगा। फिर आप लोग एक लंबी तैयारी कर रहे हो, इसका मतलब 3 या 4 साल के लिए। आपको टेस्ट फर्स्ट डे से ही शुरुआत करना है। आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना अपने मार्क्स पर, आपको रैंक पर ध्यान रखना है कि धीरे धीरे आपकी रैंक क्या उन लोगों में, जितने भी लोगों के बीच आप टेस्ट दे रहे हो, क्या इम्प्रूव हो रही है क्या। और टेस्ट तो मेन रोल करता ही है, साथ साथ जैसा मैंक ने हम लोगों को बताया कि एनालिसिस आपको ज़रूर करना है। मैंक अभी तक सबसे पहले ज्वाइन कर चुके हैं, असिस्टेंट लोको पायलट ज्वाइन कर चुके हैं, इन्होंने ट्रेन भी चलाई है। उसके बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या काम था। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे ही रहता है कि सैलरी क्या होगी सर, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, क्या क्या टाइमिंग था। साथ ही डब्ल्यू पर अभी हाल ही में जॉब कर भी रहे हैं और उसके बारे में भी, उसका भी क्या जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो मैं दोनों पोस्ट के बारे में जो अभी तक आप ज्वाइन कर चुके हैं, आपने वो लाइफ जी है, इन बच्चों का वो सपना है, आप ज़रूर बताइए। तो सर मेरे करियर की जो स्टार्टिंग हुई थी वो असिस्टेंट लोको पायलट से हुई थी आरआरबी अजमेर में, जिसमें मुझे जयपुर जोन अलॉट हुआ था। सबसे पहले हमारी ट्रेनिंग होती है उदयपुर और आबू रोड के अंदर। डीजल इंजन की अलग होती है और इलेक्ट्रिक इंजन की अलग होती है। तो उस ट्रेनिंग के बाद आपको सबसे पहले मालगाड़ी पे भेजा जाता है असिस्टेंट के रूप में, फिर आप मालगाड़ी के मेन ड्राइवर बनते हो और फिर उसके बाद आप उस पे जाते हो, पैसेंजर पे जाते हो। अगर मैं सैलरी की बात करूँ सर, सैलरी रेलवे में अलाउंस मिला के ऑन एन एवरेज हमको 200 किलोमीटर ट्रेन चलानी होती है। आप उससे ज़्यादा चलाएंगे तो आपको पर किलोमीटर के हिसाब से पैसे मिलते हैं। 200 किलोमीटर या फिर 8 घंटे, उसके बाद आपको 16 घंटे का ब्रेक मिलता है। 16 घंटे के बाद आपको कभी भी वापस से बुलाया जा सकता है। हो सकता है 24 घंटे के बाद बुलाए, हो सकता है 28 घंटे के बाद बुलाए, हो सकता है 16 घंटे के बाद भी बुला लें। और सैलरी अगर सर मैं ऑन एन एवरेज गिनूँ तो मेरी सैलरी 55 से 60 हज़ार के बीच में बनती थी, अगर मैं एवरेज ट्रेन चला रहा हूँ, ओवर टाइम नहीं कर रहा हूँ। जो लोग मेरे साथ उस टाइम पे लगे थे और जिन्होंने अब तक नहीं छोड़ा है, उनकी सैलरी, जो पैसेंजर पे भी चले गए हैं कुछ लोग, और उनकी सैलरी 80,000 प्लस भी बनती है। तो ये तो लोको पायलट का था। उस पर जॉब प्रोफाइल में सर असिस्टेंट जब आप होते हो तो जो मेन लोको पायलट होता है वो आप ट्रेन को ड्राइव करता है और आप बेसिकली उसको असिस्ट करते हैं। बेसिकली आप काम सीख रहे हैं वहाँ पे। ट्रेनिंग एक बार आपकी हो चुकी है वहाँ पे और एक बार आप जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो आप ले रहे हैं और धीरे धीरे फिर आपको मेन लोको पायलट बना दिया जाता है। इसमें यह है कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी की नौकरी है, क्योंकि आप ट्रेन चला रहे हो तो 1000-2000 लोगों की जान आपके ही हाथ में। और उसके बाद यदि मैं डब्ल्यू की बात करूँ, और सॉरी एक पॉइंट में मिस कर गया कि लोको पायलट में जो मैंने प्रमोशन का आपको साइकिल बताया था कि सबसे पहले आप असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं मालगाड़ी के अंदर, फिर मालगाड़ी के मेन लोको पायलट होते हैं, फिर आप पैसेंजर में असिस्टेंट बनते हैं और फिर उस पर पैसेंजर जो होती है उस पर मेन लोको पायलट बनते हैं। अगर मैं डब्ल्यू की बात करूँ तो जो डब्ल्यू है वो कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया के हम डिपार्टमेंट में है। ये बेसिकली क्या करता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर डिपार्टमेंट को चलाने के लिए एक फ़ंड देता है। उस फंड का उस डिपार्टमेंट ने कैसे यूज़ किया उसका ऑडिट हम लोग करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, पीएचडी हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, एलआईसी वगैरह हो गया, जो भी सारे डिपार्टमेंट्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं।
इसमें दो विंग होती है, एक सिविल और एक कमर्शियल। कमर्शियल जनरली उनको दी जाती है जो कॉमर्स से ग्रेजुएट है, और जो नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट है उनको सिविल ऑडिट दी जाती है। मैं अभी फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन में हूँ, तो मेरी जो विंग है उसमें हम ऑडिट करेंगे जो फाइनेंस और कम्युनिकेशन से जुड़े हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी डिपार्टमेंट है। इसमें 4800 ग्रेड पे की जॉब है, और जो इन हैंड सैलरी है वो करीब 78 से 80,000 के बीच में आती है, और ग्रॉस सैलरी 93 to 95,000 बनती है। पहला प्रमोशन 4 साल के बाद होता है, जिसमें आप 5400 ग्रेड पे चल जाते हो। पहले एक असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के बाद ऑडिट ऑफिसर बनता था आदमी, तो अभी ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट को रिमूव कर दिया और सीधा सीनियर ऑडिट ऑफिसर पे जाते हैं। तो ग्रेड पे वाइज हम 4 साल में चल जाते हैं, लेकिन जो उस पोस्ट पे जाने में 8 से 10 साल का टाइम लगता है। बहुत कम लोग बताते हैं अपनी सैलरी के बारे में। मयंक ने आपको बड़ी ईमानदारी से सभी चीज़ों के बारे में बताया है। मयंक, एक चीज़ जो हम आपसे जानना चाह रहे हैं, ज़िंदगी में कभी ऐसा पड़ाव भी आया होगा जब आप फेल हुए होंगे, या आपको लगा होगा कि यार अब ये नहीं हो रहा है मुझसे, इसको छोड़ के मुझे कोई दूसरी चीज़ ज्वाइन करनी चाहिए, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, फेल भी हो रहा हूँ। तो ऐसी अगर आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन आई है तो आप ज़रूर अपने स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एक बार फेल हुए फिर लगता है यार क्या करूँ क्या नहीं करूँ, आपकी लाइफ में अगर ऐसा कोई फेज रहा है तो अपने स्टूडेंट को ज़रूर बताइए आप। सर, इस सवाल का जवाब मैं थोड़ा विस्तार में देना चाहूँगा। इस सर ने जैसा पहले बताया कि आप जब पढ़ रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और नहीं पढ़ रहे हो तो नहीं होगा, ये चीज़ मेरे ऊपर बहुत अच्छे से लागू होती है। मैंने कॉलेज के साथ FCAT का एग्ज़ाम दिया था बिना कोचिंग के, वो मेरा क्लियर हो गया था। उसके बाद एक बार मैंने CHSL भी दिया था कॉलेज में ही, जो मेरा क्लियर हो गया था। मैंने टाइपिंग नहीं दी थी, अगर मैं टाइपिंग देता तो सेलेक्ट हो जाता, इतना मेरा स्कोर था। उसके बाद मैं लोको पायलट बना, क्योंकि उस साल SSC का एक भी एग्ज़ाम नहीं हुआ था, रेलवे का एग्ज़ाम बीच में आया था, तो मुझे देना पड़ा। तो मैंने दिया, फिर मैंने जॉब भी करी। लेकिन जो मेरा सपना था, हर आदमी का ये होता है कि भाई आगे बढ़ना है, और जो मेरा मेनली जो टारगेट था वो SSC CGL ही था। उसके बाद मैंने CGL 2019 भी दिया, जिसमें कि मेरा प्री में भी स्कोर कम था, और मेंस में मैंने काफ़ी मेहनत करी थी, बहुत मेहनत करी थी। उसके बावजूद मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था, और जिस दौरान मैं मेंस की तैयारी कर रहा था उस दौरान मेरा CHSL 2019 का भी पेपर था। CHSL में मैं प्री में ही 12 नंबर से फेल हो गया था। तो फिर मैं एकदम से कॉन्फिडेंस डाउन चला गया था कि ये वही एग्ज़ाम है जो मैं कॉलेज में बिना कोचिंग के क्लियर कर चुका हूँ। ना मेरा CGL क्लियर हो रहा है, ना मेरा CHSL क्लियर हो रहा है। उसके बाद सर एक IB का एग्ज़ाम होता है ACIO का, उसमें भी मैं प्री में ही फेल हो गया था। एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का पेपर होता है, उसमें मैं फेल हो गया था। तो मैं एकदम, जो मेरा कॉन्फिडेंस था वो नीचे आ गया कि इतने अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट हूँ, इतने एग्ज़ाम्स भी क्लियर कर लिए हैं, फिर भी कुछ हो नहीं रहा है। तो मेरे को ये लगा था कि SSC CGL शायद मेरे लिए है ही नहीं, और वो अलग टाइप के बच्चे होंगे जो CGL से इंस्पेक्टर बन जाते हैं या फिर गेजेटेड पोस्ट निकालते हैं। तो मैं एक बार हताशा में पवन सर के पास आया था मदर्स में ही। तो पवन सर से मैंने बोला कि सर आप तो बस इतना बताओ कि मेरा CGL हो पाएगा या नहीं, पढ़ाई के बाद में करेंगे। तो सर ने मुझे एक आंसर दिया कि मैंने हज़ारों इंस्पेक्टर्स बना दिए, और मैंने मेरे करियर में आज तक एक भी ऐसा बच्चा नहीं देखा जिसने मेहनत करी हो और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ हो। और ये लाइन मेरे लिए मेरी लाइफ चेंजिंग लाइन साबित हुई। मैंने इसी लाइन को आधार वाक्य बना लिया। उसके बाद प्री के लिए जो मेरी पहले जो मैं गलतियां कर रहा था, उसके बाद सर से मैंने बातें भी की कि सर मैं ये गलतियां कर रहा हूँ, कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने मेरी स्ट्रेटजी में थोड़ा सा चेंज किया, और कंपटीशन में ये होता है कि थोड़ा सा चेंज बड़े रिजल्ट्स देता है आपको। थोड़ा सा चेंज करके स्ट्रेटजी में और पढ़ने के तरीके में फिर CGL 2020 भी क्लियर हुआ, 21 भी क्लियर हुआ। CHSL 6 महीने बाद ही CHSL का पेपर हो गया, जिसमें कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 50 आई थी, जिसमें मैं 6 महीने पहले 12 नंबर से प्री में फेल हुआ हूँ। फिर CGL 2020 और 21 क्लियर हुए। 22 में भी मेरा प्री में 175 नंबर स्कोर आया था, हालांकि मैंने मेंस नहीं दिया था। NTPC भी क्लियर हो गया। तो पिछले 4 महीने में मेरे 4 रिजल्ट आए और 4 सरकारी नौकरियां लगी है। तो पवन सर की एडवाइस ने मेरी लाइफ चेंज कर दी थी। आप किसी से भी एडवाइस ले रहे हैं, कई बार एक छोटी से छोटी लाइन अगर आपको हिट कर जाए तो बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। देखिए भाई, मयंक का 2019 की अगर बात करें तो CHSL में भी नहीं हुआ था, CGL में भी नहीं हुआ था, जैसे इन्होंने बताया IB में भी नहीं हुआ, ATC का एग्ज़ाम दिया उसमें भी फेल हो गए, और उसके 4 या 5 महीने बाद ही जैसे अगले एग्जाम्स हुए 2020 में, उनमें सभी में सिलेक्शन होना शुरू हो गया। तो ये मत मान लेना कि ये सारा का सारा जो इफेक्ट हुआ ये मेरी गाइडेंस का है। ये ओनली और ओनली मयंक की मेहनत थी उन 4 महीने में, जो इन्होंने 10 या 12 घंटे जो पढ़ाई की, सिर्फ और सिर्फ उसका कारण था
बाकी आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, ज़रूरी नहीं मुझसे ही आप गाइडेंस लें, किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं तो ज़रूर कभी कभार उनसे आप मिल सकते हैं कि सर मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ, क्योंकि उनको ठीक ठाक एक्सपीरियंस होता है। जो आप 1 या 2 साल में आप लोगों ने जो पढ़ते हैं वो 10 या 12 साल से पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा कहाँ कहाँ गलती करता है, तो आप अपने फैकल्टी से ज़रूर मिलिए। अब मैं मयंक से जानने की कोशिश करूंगा कि मयंक आपका कितने आवर्स आप पढ़ते थे और आपका क्या टाइम टेबल रहता था पढ़ने का, जब आपका उन 4 महीने में जब आपने अच्छी तैयारी की या उससे पहले भी क्या टाइम टेबल आपका रहा, थोड़ा सा बताइए। सर मुझे याद है कि जब मैं आपसे मिला था उस टाइम पे हमारे जो CGL 2020 के प्री में 45 दिन रह रहे थे, और मैंने कुछ कुछ चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी थी उसमें। सर सबसे पहले तो मैंने ये फाइंड आउट किया कि मैं किन सब्जेक्ट्स में क्या गलती कर रहा हूँ। जैसे कि मेरा जीके का स्कोर लगातार लो आ रहा था, तो ये मैंने फाइंड आउट किया कि जीके पढ़नी पड़ेगी एनी हाउ। और जो बाकी सब्जेक्ट्स थे, जैसे मैथ के लिए मैंने पवन सर से बात की, इंग्लिश के लिए कमलेश सर से भी मैंने थोड़ी बहुत बात की थी कि सर मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या कर सकता हूँ। फिर उसके बाद सर मैंने एक 10 से 12 घंटे का एक टाइम टेबल बनाया, मतलब टेस्ट को मिला के 12 घंटे, अगर मैं टेस्ट दे रहा हूँ तो नहीं तो 10 घंटे। तो सबसे पहले जो मेरा वीक सब्जेक्ट था, अगर मैं सुबह उठ रहा हूँ तो मैं वो टॉपिक करता था जो रटने वाले हैं, और 1 घंटे से ज़्यादा एक सब्जेक्ट को लगातार नहीं पढ़ा। 3-3 घंटे की सर मैं 4 सिटिंग लेता था। जैसे सुबह मैं 7 से 10 पढ़ा, तो 7 से 8 मैं पढ़ता था जीके में करंट अफेयर, 8 से 9 फिर लगातार मेरे से एक चीज़ नहीं पढ़ी जाती, तो 8 से 9 मैं इंग्लिश में वोकैब को रटता था, और फिर 9 से 10 वापस से मैं जीके में कोई स्टैटिक जीके का एक टॉपिक उठा लिया। उसके बाद दोपहर में मैं मैथ्स पढ़ता था, और शाम को मैं इंग्लिश पढ़ता था। रात को जो भी पढ़ा मैंने उसका रिवाइज करके, जो मिसलिनियस टॉपिक्स कुछ हो गए या फिर मुझे ऑनलाइन किसी से नोट्स बनाने हैं वो करके, और टेस्ट दे के मैं सो गया। टेस्ट का टाइम सर मैं चेंज करता रहा, क्योंकि 4 शिफ्ट में हमारा पेपर होता है, सुबह 9 से 10 भी होता है, दोपहर में भी होता है, इवनिंग में भी होता है, और शाम में भी होता है। तो मैं एक दिन दिन में टेस्ट दे रहा हूँ ताकि मेरा दिमाग उससे हैबिचुअल हो जाए, एक दिन दोपहर में और एक दिन शाम को। तो टेस्ट देता था मैं 2 दिन में एक बार। बाकी जैसे मैथ्स में मैं एक गलती कर रहा था कि मैथ्स में मैं कैलकुलेशन स्पीड मेरी नहीं बढ़ा रहा था कि भाई कॉन्सेप्ट हो गया, चलो भाई मुझे क्वेश्चंस आता है। तो मैथ्स में मैंने टाइमर लगा के टेस्ट देना स्टार्ट किए, ऑफलाइन टेस्ट। जो मदर्स की 125 सेट की बुक थी वो मैंने 2 बार सॉल्व कर दी थी 45 दिन में। मतलब 45 दिन में सर मैंने 250 सेट सॉल्व किए थे। करंट अफेयर 6 महीने का मैंने पढ़ा था, उस दौरान जल्दी जल्दी से अंडरलाइन करते हुए, ताकि, और एक टॉपिक पढ़ा जैसे मैथ्स में, और कोई क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा तो मैंने उसको स्टार मार्क कर लिया और फिर आगे बढ़ गया। तो मैं दूसरा रिवीजन ले रहा हूँ तो मैं सिर्फ उस स्टार वाले क्वेश्चन को ही सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो फर्स्ट राउंड में भी सॉल्व कर चुका हूँ। सेम मैंने इंग्लिश में किया कि जो वोकैब है मैं रिवीजन भी सेम डे करता था। जैसे मैंने कुछ पढ़ा और फिर मुझे याद हुआ है कि नहीं, तो मैं मेरे जो सिस्टर है उससे बोलता था कि मुझसे पूछ ले, या फिर मैं खुद एक साइड हाथ रख के रिवाइज करता था। और जो वोकैब मैं लगातार भूल रहा हूँ उसको फिर मैंने अंडरलाइन कर लिया। तो मैंने ये फाइंड आउट कर लिया कि यार ये चीज़ें हैं, इनको मैं भूल जाता हूँ, तो उन चीज़ों को मैंने उसी दौरान इंप्रूव किया उन्हीं 45 दिनों में। और एक बिलीफ की बहुत बड़ी बात होती है कि भाई हम कर सकते हैं। तो सर की एक लाइन को मैंने दिमाग में रखा था कि मेहनत करने वाले बच्चे का मैंने देखा नहीं कि सिलेक्शन नहीं हो। तो मेरा ये था कि मैं मेहनत में ईमानदारी रखूँगा, पूरे 10-12 घंटे जितने भी पढ़ रहा हूँ। मैंने फ़ोन यूज़ करना बंद कर दिया था, मैंने कीपैड फ़ोन ले लिया था और सिर्फ घर वालों को मेरा नंबर दिया था। मैंने सोशल मीडिया मेरा बंद कर दिया था उस दौरान। तो ये मैंने कुछ चेंज किए थे। बाकी जीके को सर मैंने बहुत अच्छा इंप्रूव किया। उसके बाद जीके में जब मेरे CGL 2019 में 5 नंबर आए थे और CGL 2020 में मेरे लिए 25 नंबर आए थे, और मेरी हार्डेस्ट शिफ्ट थी जीके की, तो मेरे लिए 5 से 25 इतना ही पुश चाहिए होता है। एक बार प्री आपका अच्छा हो गया तो मेंस पूरा कॉन्फिडेंस का गेम होता है। CGL प्री से पहले मेरा CHSL का पेपर था, और हुआ ये था कि CHSL की वो शिफ्ट ईजीएस्ट शिफ्ट आ गई थी मेरे। हालांकि वो ईजीएस्ट थी, लेकिन मैंने रॉ स्कोर ही उसमें 175 मार दिया था, और उसके 3 दिन बाद ही CGL का पेपर था। तो मुझको ये था कि यार नौकरी तो अपनी लग गई एक और CHSL में कर सकता हूँ तो मैं CGL भी कर दूंगा। तो वो कॉन्फिडेंस लेके मैं एग्जाम में गया था कि भाई मैंने टेस्ट दिया है, मेरा CHSL का पेपर भी अच्छा हुआ है तो मेरा पेपर अच्छा हो जाएगा। फिर मैं एक टॉपिक पे कभी अटका नहीं। जैसे कि मुझे मैथ्स में कुछ टॉपिक में दिक्कत है, वो आज भी है कि साधारण ब्याज की जो किस्त के क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आज भी सर कंफर्टेबल नहीं हूँ कि मैं सॉल्व कर लूँगा कि नहीं कर लूँगा, बाद की बात है, लेकिन मैं काफ़ी कोशिश करने के बाद भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो एक आध जो छोटे से टॉपिक होते हैं वो आप छोड़ सकते हो अगर काफ़ी मेहनत के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है। तो एग्जाम में हमारे को किस्त का क्वेश्चन भी आया था, तो उसको मैंने लास्ट के लिए छोड़ दिया था, और लास्ट पे टाइम बचा फिर मैंने सॉल्व किया, जो कि मेरा सही भी हो गया था। सेम मैंने इंग्लिश में किया था कि फ्रेजल वर्ब्स जो हैं वो मुझे याद नहीं होती कितनी भी कोशिश कर लूँ, तो फ्रेजल वर्ब्स को मैंने एक बार के लिए स्किप कर दिया और बाकी मैंने पूरी ओके पढ़ ली। फिर जितनी याद हुई उतना मेरे से हो गया।
तो ये सर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग स्ट्रेटजी बना के कि भाई मेरे लिए क्या वर्क कर रहा है उसको फाइंड आउट करके अपने टीचर से बात करके कि सर क्या चेंज कर सकते हैं, उस हिसाब से मैंने 45 दिन तैयारी करी थी। तो देखिए भाई, आपको अपनी गलतियां, आपकी कमियां ढूंढनी पड़ेंगी कि कहाँ पर आपकी किस चीज़ में कमी रह रही है। आपको अगर खुद को पता नहीं लग रहा है तो अपने आप मेंटोर से मिलिए जो आपको सजेस्ट करेंगे। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं फिर यहाँ पर बोल रहा हूँ, मैं मेरे पिछले 13 साल के टीचिंग कैरियर में आज तक किसी स्टूडेंट से नहीं मिला जिसने लगातार मेहनत की हो और सिलेक्शन नहीं हुआ हो। तो मयंक, अब हम लोग जानेंगे कि आपने तैयारी शुरू की, काफ़ी जगह फेल भी हुए, काफ़ी लंबा टाइम भी लगा, 2019 में नहीं हुआ, 18 से तैयारी शुरू कर दी थी, फाइनल सिलेक्शन 2020 CHSL CGL में हुआ, लोको पायलट में हुआ, और फिर उसका रिजल्ट आते आते भी 2021 हो गया था। तो इतना लंबा जो टाइम था उसमें किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया, कैसे आप लोग पढ़ते रहे, कि किस चीज़ ने आपको बनाए रखा कि नहीं मुझे ये चीज़ तो करनी ही है चाहे कुछ भी हो जाए? सर मोटिवेशन मुझे लगता है सबसे पहले तो फैमिली से स्टार्ट होता है। मेरे मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट टीचर है। मेरी मम्मी ने RPSC का जो टीचर का एग्ज़ाम फाइट किया था उस टाइम पे उनकी एज थी 38 ईयर्स। मेरी बहन ने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया था, वो भी टीचर ही है। तो और पवन सर से भी मैं मिलता रहता था। पवन सर की जो स्टोरी है वो भी मुझे बहुत मोटिवेटिंग लगी कि सर का भी कुछ ना कुछ कारण से सिलेक्शन नहीं हो रहा था। तो मैंने एक चीज़ फाइंड आउट करी कि हर चीज़ का एक राइट टाइम होता है, आपको सिर्फ वर्क करना होता है रिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट की परवाह किए। आप ईमानदारी से मेहनत करते रहोगे तो रिजल्ट तो आना ही है। दूसरा सर ये कि मैंने अपने सारे ऑप्शंस ख़त्म कर दिए थे। एक अंग्रेजी में इडियम है, बर्निंग योर ब्रिजेज, कि आप जो पीछे के वो है, भागने का रास्ता मत छोड़ो अपने पास। तो मैंने ये था कि सर मुझे करना ही है और कोई रास्ता ही नहीं है मेरे पास। तो मैंने मेरे सबकॉन्शियस माइंड को ये समझा लिया था कि कुछ भी करके बनना तो मेरे को SSC से ऑफिसर ही है, इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। और जो भी आपको मोटिवेट करे, हर किसी की लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जो भी पॉजिटिव लोग हैं, मैं उनसे बड़ा मिलता रहता था। मैं सर आपको भी कॉल करता रहता था, मिलने भी आ जाता था कि सर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्या करूँ। फैमिली में मम्मी पापा से बात कर ली। और बाकी लोगों को देखें तो सर हम काफ़ी ब्लेस्ड है, जैसे कि किसी आदमी के पास तो हाथ ही नहीं है, हमारे पास कम से कम पूरी बॉडी तो है। तो ये नहीं सोचना है कि भाई जॉब अभी लग के नहीं दे रही है तो कुछ हो ही नहीं रहा है, जॉब नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जितना किसी चीज़ को दिमाग पे हावी करोगे उतना ही वो आपसे दूर भागेगी। आप सिर्फ वर्क करते रहिए ईमानदारी से, जो भी आपकी कमियां हैं उनको दूर करते हो। जब रिजल्ट आएगा तो अपने आप आएगा और एक साथ बहुत सारे सिलेक्शन हो जाएंगे। जैसे कि मैंने कभी नहीं सोचा था, जिस फेज़ में मैं डाउन चल रहा था उस फेज़ में अगर मैं गिव अप कर देता तो ये 4 महीने में 4 रिजल्ट मेरे नहीं आते। तो गिव अप करना कोई रास्ता कभी भी नहीं होता है, आप मेहनत करते रहिए। हर चीज़ का एक टाइम होता है, जब आपका टाइम होगा तो आपको मिल जाएगा। ये चीज़ सर मुझे मोटिवेट करती थी। तो जैसा मयंक ने हमें बताया भाई, अगर आप लोग मेहनत करते हो अपने लिए नहीं तो अपने पेरेंट्स के लिए कीजिए। आपका जिस दिन सिलेक्शन होगा आपके पेरेंट्स के आंखों में आंसू होंगे, तो अपने मम्मी के उस एक आंसू के लिए पढ़िए जो रियल में आपके सिलेक्शन के बाद आएगा, और वो कहेंगे कि हाँ अब मेरी ज़िंदगी सफल हो गई। कम से कम उनके लिए आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए और गिव अप कभी नहीं करना है। जैसा मयंक ने बताया, या तो जीतो या बर्बाद हो जाओ। तो उसके बाद अगर ये कंडीशन रही ना तो 100% आप जीतोगे ही जीतोगे। पूरी मेहनत कीजिए, ईमानदारी से अगर आप लोग मेहनत करोगे तो हमेशा आगे बढ़ोगे। मयंक, मेरा एक सजेशन है लास्ट में मयंक के लिए, क्योंकि मयंक ने देखिए आपने ज्वाइन किया है लोको पायलट, रेलवे में भी आप जॉब कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जाम क्लियर किया है, कुछ दिन के लिए लोको पायलट में मतलब ट्रेन चला चुके हैं। आप SSC के AAO के लिए आप अभी सिलेक्टेड हैं। 2021 में ASO इन ED में आप सिलेक्टेड हैं। तो ये सारी की सारी पोस्ट AAO आप ज्वाइन कर चुके हैं। CDS भी आपने क्लियर किया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एक सपना है, ये ज़िंदगी उनको जीनी है। तो आप ऐसे बच्चों को ज़रूर मोटिवेट कर सकते हैं, या तो कोई छोटा YouTube चैनल अपना, या कोई भी आप कोई Facebook पेज, या कोई बच्चों के लिए कोई ग्रुप आप बना सकते हैं जिस पर क्योंकि फैकल्टीज़ लोग जो होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, वो पढ़ाते भी हैं, वो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ऑफलाइन पढ़ाते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें उनके लिए रहती हैं। तो आप इन पोस्ट पर सिलेक्ट हो चुके हैं, ज़रूर एक छोटा सा ऐसा काम कीजिए जिससे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आपसे इंस्पायर भी होंगे, उनका सिलेक्शन भी होगा, और उनके आप ज़रूर हेल्प कीजिए, क्योंकि उनको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स रहती हैं कि डिपार्टमेंट में क्या है क्या नहीं है। इस चीज़ को ज़रूरी नहीं आज ही, ये मेरा एक छोटा सा सजेशन है। आप करना चाहो नहीं करना चाहो, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, वो आपका खुद का कॉल रहेगा। होते हैं तो इसके लिए मेरा सर एक फेसबुक पे पेज है
जिसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। और यूट्यूब का सर कुछ दिनों के बाद मैं यूट्यूब का प्लान, मतलब अगर बच्चों की क्वेरीज ज़्यादा आई तो मैं यूट्यूब का भी प्लान हम सोच रहे हैं कि भाई जो भी बच्चों की क्वेरीज हैं उसका आंसर वीडियो के थ्रू दे सके। थैंक यू मयंक, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई, आपने हमारे लिए और हमारे स्टूडेंट्स के लिए इतना टाइम निकाला। थैंक यू इसके लिए। इसी टाइप के वीडियोज़ के लिए हम लोग मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।